ईरान और अमेरिका के बीच वॉर चल रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई होता है, वो पिछले कई महीनों से बंद है। शिप्स रीराउट हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है और पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है। अब इस रियल क्राइसिस के बीच एक सवाल उठता है, अगर आज दिल्ली में करंट लीडरशिप की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या इंडिया आज किसी एक साइड के साथ खड़ा होता या फिर वो कोई अलग ही जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा होता? तो चलिए इस वीडियो में आज फैक्ट्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। वो पढ़ाई में इतने तेज थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम में पूरे ब्रिटिश इंडिया में उनका चौथा रैंक था। लेकिन एक ब्रिटिश सरकार की नौकरी उनके लिए आजादी के सपने से ज्यादा मायने नहीं रखती थी, इसीलिए उन्होंने आईसीएस रिजाइन कर दिया, जो इस वक्त बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता था। यही पहला बड़ा फर्क था उनमें और बाकी लीडर्स में। ज्यादातर लीडर्स उस वक्त नेगोशिएशन में बिलीव करते थे, लेकिन बोस का मानना था कि आजादी सिर्फ रिक्वेस्ट करने से नहीं मिलेगी। और वो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लेकिन गांधी जी की आइडियोलॉजी से डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना एक अलग ही पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब सबसे पहले 1 मिनट में नेताजी को समझते हैं। 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कोलकाता में हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था, लेकिन नेताजी वहां से एक ड्रामेटिक एस्केप करते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू सोवियत यूनियन पहुंचते हैं, फिर वहां से जर्मनी, जहां वो हिटलर और नाजी जर्मनी के बड़े लीडर से भी मिलते हैं, और फिर वो वहां से जापान निकल जाते हैं और फिर 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई, जिसे जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भी रिकॉग्नाइज किया। उनकी लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए में लगभग 40,000 सोल्जर्स थे। नेताजी का मानना था कि सिर्फ पेटिशंस और पीसफुल रिक्वेस्ट से ब्रिटिश इंडिया नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन एक और चीज थी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती थी, वो आइडियोलॉजी से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते थे। अगर किसी देश के साथ अलायंस इंडिया के गोल को अचीव कर सकता था तो अलायंस करने से हिचकते नहीं थे। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अक्सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता। जैसे कि अमेरिका से भी उसका रिलेशन है, ईरान से भी रिलेशन है, गल्फ कंट्रीज से भी है, और दूसरी तरफ रशिया से भी रिलेशन मेंटेन रखा हुआ है। जहां से नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ वहां से कॉपरेशन। इसी वजह से इंडिया अलग अलग कंट्रीज से ऑयल भी खरीदता है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट नेताजी का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। उनका डिसीजन का फोकस एक ही सवाल होता था, सबसे जल्दी डिजायर्ड आउटकम कैसे मिलेगा। अगर इसी माइंडसेट को आज अप्लाई करें तो शायद बोस स्टाइल लीडरशिप न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की बजाय पहले ये डिसीजन करती कि कौन सी पार्टनरशिप इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथनिंग है, और उस डायरेक्शन में काफी अग्रेसिवली मूव करते हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान और चाइना की, तो हिस्ट्री बताती है कि नेताजी आर्म्ड रेजिस्टेंस को एक लेजिटिमेट ऑप्शन मानते थे, जब उन्हें लगता था कि डिप्लोमेसी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। इसी लॉजिक के बेसिस पर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका अप्रोच ज़्यादा असर्टिव होता, लेकिन इस बात को सर्टेनिटी के साथ कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया को लीड करने का मौका उन्हें कभी मिला ही नहीं। अब बात करते हैं चाइना की। कई लोग कहते हैं कि बोस जापान और जर्मनी के साथ थे तो शायद वो चाइना के भी क्लोज होते, लेकिन हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं थी। नेताजी ने एक्सेस पावर का सपोर्ट उनकी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए लिया था क्योंकि उस वक्त उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव था, जो था ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना। अगर आज कोई भी कंट्री इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट खड़ी होती तो नेताजी की हिस्टोरिकल थिंकिंग को देखते हुए ये मानना ज़्यादा रीजनेबल होता कि वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देते। अब इस कंपैरिजन की सबसे बड़ी लिमिटेशंस भी समझनी चाहिए। नेताजी जिस दुनिया में डिसीजन ले रहे थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दुनिया थी।
जब पूरी दुनिया दो बड़े मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। आज का वर्ल्ड उससे काफी अलग है। आज एक तरफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स है और न्यूक्लियर डेटरेंस है, और डिप्लोमेसी का भी रोल काफी डिफरेंट है। इसलिए ये कहना कि नेताजी एग्जैक्टली वही डिसीजन लेते हिस्टोरिकली बिल्कुल सही नहीं होगा। हम सिर्फ उनके डॉक्यूमेंटेड प्रिंसिपल्स को आज के कंटेंट में समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर ऐसा होता ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो असली सवाल नेताजी के बारे में नहीं है, असली सवाल इंडिया के फ्यूचर के बारे में है। एक अप्रोच कहती है कि पेशेंस रखो और सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करो, और दूसरा अप्रोच कहता है जब नेशनल इंटरेस्ट स्टेक पर हो तो जल्दी डिसीजन लो और डिसाइसिव एक्शन लो। दोनों अप्रोचेस के अपने एडवांटेज हैं और दोनों के ही अपने रिस्क हैं। अगर कल इंडिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करे तो आप किस अप्रोच को चूज करेंगे? नेताजी वाली डिसाइसिव स्ट्रेटेजी या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? और अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट में लिखना। जय हिंद। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फॉर और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द नए टॉपिक के साथ।